नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा राजस्व लेखपाल की भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है और हाई कोर्ट की वैकेंसीज आने वाली है। और इन सभी वैकेंसीज में दोस्तों हिंदी आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हिंदी पे तो हिंदी आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करवा देती है, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा सहायता किया करती है और हिंदी आपको मेरिट लिस्ट में आने में भी सहायता किया करती है। तो दोस्तों, जो हिंदी का सेशन लेकर के चल रहे हैं, आज बारी है सेशन नंबर 2 की। और सेशन नंबर 1 हमने करवा दिया था, जिसमें हम वर्ण विचार को ही पढ़ रहे थे। वर्ण विचार के पहले पार्ट को हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपने स्वरों के बारे में पढ़ा था। और आज वर्ण विचार के भाग 2 की बारी है, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो व्यंजन, पहला चीज होता है कि व्यंजन होता क्या चीज है। तो दोस्तों, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोला करते हैं, जो स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि क, का, की। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। और दोस्तों, स्पर्श के आधार पे हमने व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? तो स्पर्श के आधार पे दोस्तों हमने व्यंजनों को 5 भागों में बांट रखा है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25 हुआ करती है। कहां से कहां तक? का से लेकर के मां तक आपके हुआ करती है। अब बात करें स्पर्श व्यंजन की दोस्तों, तो स्पर्श व्यंजन क्या है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन जो हमने 5 तरीके के हमने जाने हैं, अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन में पहला आता है आपका का वर्ग। का वर्ग में आपका क्या क्या होता है दोस्तों? तो का, खा, गा, घा, अंगा हुआ करता है, जो आपके कंठ से स्पर्श किया करता है। किससे स्पर्श करता है? कंठ से करता है। उसके बाद आपका चा वर्ग आता है, इसमें चा, छा, जा, झा, इया होता है, जो आपके तालु को स्पर्श किया करता है। उसके बाद दोस्तों आपका टा वर्ग आता है, इसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है, जो आपके मूर्धन्य को स्पर्श किया करता है। और ता वर्ग पे जाए तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। तो ये इसमें क्या होता है दोस्तों? आपकी टंग जो है वो दंत को, दांतों को टच किया करती है, दांत को स्पर्श होती है। तो ये ता वर्ग में हो गया। और पा वर्ग में दोस्तों होता है पा, फा, बा, भा, मा। इसमें क्या हो रहा है? आपका होठ जुड़ रहा है, तो मतलब ये ओष्ठ के बल बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों 2 और एक्स्ट्रा होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन और ऊष्ठ व्यंजन बोला करते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है या, रा, ला, वा। और ऊष्ठ व्यंजन दोस्तों आपका क्या होता है? जो षटकोण वाला सा होता है, शलजम वाला सा होता है, सपेरा वाला सा होता है और हा हुआ करता है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन बारे में अगर हम जाने तो जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ होता है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। किससे? जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से मिला बना हुआ होता है संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे आपका क्या है? छा, छा, छत्री वाला छा क्या है दोस्तों? आपका संयुक्त व्यंजन है। ये आपके का और षटकोण वाले शा से मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए क्या है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा दोस्तों अगर त्रा को हम लोग देखें तो त्रा आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है, जो आपके किससे बना हुआ है? ता से और रा से मिलकर के बना हुआ है। अब ज्ञा की बात करें तो ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, जो आपके जा से और इया से मिलकर के बनता है। उसी प्रकार दोस्तों शलजम वाले शा से और रा से मिलकर के आपका क्या बनता है दोस्तों? श्रा बनता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंपन के आधार पे हमने क्या किया है? वर्णों के 2 भेद किए हैं कंपन के आधार पे। वो कंपन के आधार पे जो 2 भेद किए हैं वो क्या क्या है? तो वो है दोस्तों आपका घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण को दोस्तों हम लोग सघोष वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में सघोष लिखा हुआ भी आ जाता है, सघोष और अघोष। ठीक है। अब सघोष वर्ण के बारे में जाने, यानी कि घोष वर्ण के बारे में अगर जाने तो घोष का अर्थ क्या होता है? नाद होता है या गूंज हुआ करता है। मतलब ये होता है दोस्तों कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न हुआ करती है। क्या होती है? गूंज उत्पन्न होती है, उसे घोष वर्ण बोला करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आप उठाओ। ठीक है ना। का वर्ग का आप तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण उठाओ तो क्या क्या है? गा है, घा है और अंगा है। ठीक है। उसके बाद आप चा वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां उठाओ तो क्या है? जा है, झा है और इया है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करो? टा वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण उठाओ तो डा, ढा और अड़ा है। उसके बाद दोस्तों आप टा वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां उठाओ तो दोस्तों क्या है? दा, धा और ना है। और उसी प्रकार पा वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां उठाओ क्या है? बा, भा, मा है। तो मतलब ये जो वर्ण आप देख रहे हो, ये वर्ण बोलते समय क्या होता है? हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होती है? नाद या गूंज उत्पन्न हुआ करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोला करते हैं। इन वर्णों के अलावा दोस्तों या, रा, ला, वा भी क्या है? या, रा, ला, वा, हा,
ये भी क्या है दोस्तों, आपके घोष वर्ण हुआ करते हैं, ये सघोष वर्ण हुआ करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अब बढ़ते हैं दोस्तों हम क्या, अघोष वर्ण पे। अघोष वर्ण क्या कहता है दोस्तों, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होती, उसे अघोष वर्ण बोलते हैं। और जिनमें उत्पन्न होती है वो घोष, और जिनमें नहीं उत्पन्न होती वो क्या होती है, अघोष वर्ण हुआ करते हैं। जैसे आप क्या ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग का दोस्तों आप पहला दूसरा वर्ण उठाओ। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण उठाओ। जैसे हम का वर्ग का उठाएं तो क्या है, का और खा। चा वर्ग का अगर उठाएं दोस्तों तो चा और छा है। टा वर्ग का उठाएं तो दोस्तों टा ठा है। वैसे ता का उठाएं तो ता और था है। और पा वर्ग का अगर उठाएं दोस्तों पा और फा है। ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ण होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कोई गूंज नहीं उत्पन्न हुआ करती, इसीलिए इसको हम अघोष वर्ण की श्रेणियों में डाल रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपका शलजम वाला सा, षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा, ये तीनों भी आपके अघोष की श्रेणी में आया करते हैं। इनको भी हम अघोष वर्ण बोला करते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें श्वास वायु के आधार पे दोस्तों हमने वर्णों को दो भागों में विभाजित कर रखा है। श्वास वायु के आधार पे वो कौन कौन से दोस्तों, तो वो है दोस्तों आपके अल्पप्राण और महाप्राण। अब अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने तो अल्पप्राण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण। अल्प का मतलब ये होता है आधा। ठीक है, मतलब ये है कि जिन वर्णों का जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो हवा थोड़ी सी मात्रा में बाहर निकले उसे अल्पप्राण बोलते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आप उठा के देखो। जैसे आप का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा उठाओ तो का है, गा है और अंगा है। ठीक है, इसमें उसका उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो क्या है, हवा कम मात्रा में बाहर निकल रही है। वैसे ही हम चा वर्ग का अगर हम देखें तो चा वर्ग का दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा देखें तो क्या है, चा है, जा है और या है। ठीक उसी प्रकार टा वर्ग का अगर हम देखें तो टा, डा और अड़ा है। ठीक है, और वैसे ही हम ता वर्ग का देखें तो ता, दा, ना है, और पा वर्ग का देखें तो पा, बा और मा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो वर्ण है दोस्तों इनका उच्चारण करते समय क्या हो रहा है, हवा जो है कम मात्रा में बाहर निकल रही है, इसी वजह से हमने इनको क्या किया है, अल्पप्राण की श्रेणियों में डाल रखा है। इसके अलावा दोस्तों या, रा, ला, वा भी दोस्तों आपका क्या होता है, अल्पप्राण की श्रेणियों में आया करता है। ठीक है, इनका उच्चारण में भी क्या होता है, हवा जो है कम मात्रा में दोस्तों बाहर निकला करती है। अब आते हैं दोस्तों महाप्राण पे। महाप्राण दोस्तों हमारा क्या कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उसे महाप्राण बोलते हैं। हवा अधिक मात्रा में निकल रही है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग का दोस्तों आप दूसरा ले लो, चौथा वर्ण ले लो। ठीक है, जैसे का वर्ग का हमने लिया खा और घा, इसका उच्चारण में क्या हो रही है, हवा ज्यादा मात्रा में निकल रही है। आप बोल के देखो खा, घा, तो इसमें क्या हो रहा है, देर लग रहा है, हवा ज्यादा मात्रा में हमारे निकल रही है, इसी वजह से हमने इसको क्या रखा है, महाप्राण के श्रेणियों में रखा है। ठीक वैसे ही चा वर्ग का अगर देखें हम तो दोस्तों छा और झा है। टा वर्ग का अगर हम देखें दोस्तों तो ठा है और ढा है, और ता वर्ग में देखें तो धा और था और धा है। ठीक है, वैसे ही पा वर्ग में अगर देखें दोस्तों तो फा है और भा है। ठीक है, ये जो वर्ण है दोस्तों इनका उच्चारण में क्या हो रहा है, हमारी हवा जो है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण के श्रेणियों में रखा है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग शलजम वाला सा ले लो, षटकोण वाला सा ले लो, सपेरा वाला सा ले लो, हा ले लो। इसके अलावा दोस्तों जहां पे आधा ना और हा होता है वो ले लो, रा और हा होता है, आधा मा और हा होता है, आधा ला और हा जहां पे होता है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय भी दोस्तों क्या होता है, हवा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हम इनको भी क्या करे हैं, महाप्राण की श्रेणियों में हमने डाल रखा है। ठीक है, अब बात करें अगर उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे दोस्तों हमने व्यंजनों के 8 भेद कर रखे हैं। कितने भेद किए हैं, 8 भेद हमने कर रखे हैं, जिसमें पहला दोस्तों क्या है आपका स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्या है दोस्तों, कि फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे किसी ना किसी अवयव, अवयव का मतलब होता है शरीर का अंग, तो मतलब फेफड़ों से निकलने वाली हवा जब हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। जैसे आप ले लो का, खा, गा, घा। ठीक है, ये का वर्ग का हो गया। टा वर्ग का ले लो टा, ठा, डा, ढा। ता वर्ग का ता, था, दा, धा। और पा वर्ग का दोस्तों पा, फा, बा, भा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये जो वर्ण हम उच्चारण कर रहे हैं, इन वर्णों के उच्चारण में क्या हो रहा है कि हवा जो है वो शरीर के किसी न किसी अंग को टच कर रही है, इसलिए हमने इसको
स्पर्शी व्यंजन की श्रेणी में हमने डाल रखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप लेते हुए चलिएगा। फिर दोस्तों आपका आता है संघर्षी व्यंजन। नाम से ही पता चल रहा है इसमें संघर्ष हो रहा हो। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि जिससे हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकला करती है, उसे संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इस डेफिनेशन को फिर से आप समझिएगा कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय क्या हो, दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि हवा का मार्ग क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है और हवा क्या होती है, संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन बोला करते हैं। जैसे आप ले लो, शलजम वाला शा ले लो, षटकोण वाला शा ले लो, सपेरा वाला सा ले लो, हा ले लो। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हवा जो है, हवा का मार्ग सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। इसी वजह से हमने इसको क्या किया है, संघर्षी व्यंजन की श्रेणियों में हमने इसको क्या किया है, डाल रखा है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होता है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, जिन व्यंजनों का स्पर्श का समय अधिक रहता है, क्या होता है, स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। मतलब इसमें स्पर्श व्यंजन की भी क्वालिटी है और संघर्षी व्यंजन की भी क्वालिटी है, दोनों का यह मिला जुला स्वरूप हुआ करता है। मतलब ये वो व्यंजन होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका स्पर्श जो है अधिक समय तक रहता है और ध्वनि का जो अंतिम भाग होता है वो संघर्षी हो जाया करता है। इसीलिए हम इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला करते हैं। जैसे आप क्या ले लो, चा ले लो, छा ले लो, जा ले लो और झा ले लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन नाक से बोलने वाला, मतलब क्या, इसके नाम से पता चल रहा है कि जहां पे हवा क्या हो रही है, हमारे नाक से बाहर निकल रही हो, वो क्या है, हमारा नासिक्य व्यंजन है। तो क्या बोलता है ये कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती, कहां से, नाक से बाहर निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। जैसे हम बोले डा, या, अड़ा, ना, पा। तो ये जो वर्ण है, इनका जो उच्चारण दोस्तों हम कर रहे हैं, इनका उच्चारण करते समय क्या हो रहा है, जो हवा है वो हमारे नाक से, नोज से बाहर आ रही होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन बोला करते हैं। देन पांचवा हमारा दोस्तों आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को टच करता है। क्या करता है, जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को टच करता है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण ले लो, ला। मतलब समझो दोस्तों, ये मतलब क्या कहता है कि जो व्यंजन का हम उच्चारण करते समय जो जीभ है, हमारी जीभ का जो अगला भाग है, आगे का हिस्सा है, वो क्या करे, हमारे मसूड़ों को टच करे और मसूड़ों को टच करने के बाद जो हवा हो वो पार्श्व के आसपास से बाहर निकले। मतलब जीभ जब आपकी ऊपर जाती है तो हवा क्या हो, जीभ के साइड से बाहर निकले, यानी पार्श्व बाहर निकले, उसको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन बोला करते हैं। जैसे आपको बोलो ला, ठीक है ना, ला में क्या हो रहा है, आपकी जीभ देखो ऊपर मसूड़ों को टच कर जा रही है, हवा जो है आपकी पार्श्व बाहर निकल के आ रही है, इसीलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन की श्रेणियों में डालते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है छठवा दोस्तों हमारा क्या कहता है, छठवा हमारा कहता है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोस्तों हमारी जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोला करते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण कर रहे हो उसमें हमारी जो टंग है, टंग को क्या करना पड़ रहा है, 2-3 बार है ना कंपन, वाइब्रेशन करना पड़ रहा है, तो उसे हम प्रकंपित व्यंजन बोला करते हैं। उदाहरण तौर पे आप क्या ले लो, रा। क्या बोलो आप, रा बोलते हो, तो आप नोटिस करो रा बोलते समय आपकी जीभ 2-3 बार क्या हो रही है, ऊपर टच हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वाइब्रेशन जीभ में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोला करते हैं। देन दोस्तों हमारा आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है, जिस व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है, उसे लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुंठित। मतलब कि ऐसे व्यंजन आप ले लो जिनका जब आप उच्चारण कर रहे हो तो आपकी जीभ क्या हो रही हो, अंदर की ओर बेलन आकार में हो जाए। कैसे हो जाए, बेलन आकार में हो जाए या बेलन की तरह गोल हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। उदाहरण तौर पे आप ले लो रा, ठीक है, ये भी रा में भी क्या हो रहा है, आपका जीभ जो है रा बोलते हो तो आपकी जीभ क्या हो रही है, जैसे पतली हो रही है। कैसे हो रही है, पतली हो रही है, बेलन की तरह आपकी जीभ हो रही होती है।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों क्या होता है, तो उत्क्षिप्त का अर्थ मतलब होता है फेंका हुआ। क्या होता है उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ। मतलब ये है दोस्तों कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरती है, जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला करते हैं। जैसे आप क्या बोलो, डा, ढा, ठीक है, क्या बोल रहे हो आप, डा बोल रहे हो, ढा बोल रहे हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है, जीभ ऊपर गई झटके से नीचे आई, ऊपर गई झटके से नीचे आई। आप बोल के देखो, तो ऐसे व्यंजन जिनमें क्या हो रही है, हमारी जीभ झटके से मतलब ऊपर जाके झटके से क्या हो, नीचे की ओर गिर जाए, उसको बोलेंगे दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, कोई संघर्ष नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, संघर्षहीन व्यंजन बोला करते हैं। और जो व्यंजन स्वरों के जैसे बोले जाते हैं उन्हें हम लोग अर्धस्वर व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। जिनका उच्चारण करते समय संघर्ष ना हो, संघर्षहीन व्यंजन, और जो व्यंजन स्वरों के जैसे बोले जाए वो क्या है, आपका अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलो या बोलो, वाह बोलो, ठीक है ना, तो या और वाह क्या है दोस्तों, आपका संघर्षहीन व्यंजन है। इसमें क्या होता है, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और ये क्या होता है, ये व्यंजन क्या है, स्वरों के जैसे सीधे बोल दिए जाते हैं, इसीलिए हम इनको अर्धस्वर बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वत्सर्य व्यंजन। कौन सा वत्सर्य व्यंजन क्या कहता है, वत्सर्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि मसूड़ा, यानी कि हमारे गम्स। ठीक है, तो वत्सर्य व्यंजन का मतलब हो गया मसूड़ा। मतलब नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, जीभ का अगला भाग मसूड़ों को टच करे। कौन सा, जो टंग है, टंग का हमारे अगला भाग, आगे का भाग मसूड़ों को टच कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वत्सर्य व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वत्सर्य व्यंजन। जैसे बोले ला बोले आप, तो ला में क्या हो रहा है, आपका जीभ का जो आगे भाग है देखो ऊपर की ओर जाके मसूड़ों को टच करता है कि नहीं करता है, बोल के देखो। तो ला बोला, रा बोलो, तो रा में भी जीभ क्या होती है, जीभ का आगे का भाग ऊपर की ओर मसूड़ों को टच किया करता है। वैसे ही हम सा बोलते हैं, सा में भी यही चीज होता है, सपेरा वाले सा में। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वत्सर्य व्यंजन में कि इसमें जो जीभ है, हमारी जीभ का अगला भाग मसूड़ों को टच किया करता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोस्तों वत्सर्य व्यंजन बोला करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, ला ले सकते हो, रा ले सकते हो, और सपेरा वाला सा ले सकते हो आप। उसके बाद आप हमारा आता है द्वित व्यंजन। क्या आता है, द्वित व्यंजन आया करता है। द्वित व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जिन या फिर जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करे उसे द्वित व्यंजन बोलते हैं। मतलब क्या हो, दो वर्ण हो, दो वर्ण क्या हो जाए, मिल जाए, मिल करके क्या बना दे, एक वर्ण बना दे, उसको हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। द्वित का मतलब ही होता है दो, टू। ठीक है ना, मतलब नाम से आपको समझ आ रहा है कि दो वो वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, एक वर्ण का निर्माण कर दिया करते हैं, उसे हम द्वित व्यंजन बोलते हैं। जैसे आप क्या बोलो, बच्चा बोलो, जच्चा बोलो, दिल्ली बोलो, कुत्ता बोलो, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, दो वर्ण, यानी कि यहाँ पे आधा चा और पूरा चा दोनों है। यहाँ पे भी देखो आधा चा पूरा चा है, यहाँ पे आधा ला और पूरा ला है। ठीक है, यहाँ पे देखो आधा ता और पूरा ता है। तो ये क्या हो गए दोस्तों, आपके द्वितीय व्यंजन हो जाया करते हैं। तो द्वितीय व्यंजन में यही होता है कि दो वर्ण क्या होते हैं, मिल करके एक वर्ण का निर्माण कर दिया करते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका जच्चा बच्चा हो गया, दिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम अरबी और फारसी वर्ण की बात करें, नेक्स्ट हमारा अरबी और फारसी वर्ण की बात करें, तो जब का लिखो, खा लिखो, गा लिखो, जा लिखो, इन सब के नीचे आप देख रहे हो एक छोटी सी बिंदी लगी होती है। ये छोटी सी बिंदी लग जाती, का, खा, जा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जा बोलेंगे, गा बोलेंगे। ठीक है ना, और फा बोलेंगे। मतलब ये जो बिंदी लग जाती है तो ये अरबी फारसी वर्ण हो जाता है। इनका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। जैसे जा के नीचे बुंदी लगी तो हमने क्या लिखा, जा। क्या बोला हमने, जा नहीं बोला, जा बोला हमने। ठीक है, और इसके बाद अब बात करते हैं अक्षर की बात हम करें। अक्षर क्या होता है दोस्तों, तो एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे अक्षर बोलते हैं। मतलब कि एक ही श्वास से क्या हो, झटका लगे और एक वर्ण का, जिस वर्ण का निर्माण हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोला करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, राम, तो राम शब्द में क्या है, दो अक्षर है, बड़ा रा और माँ है। ठीक है, दो अक्षर है, रा है और माँ है, तो इसमें क्या हो गया,
कि इसमें एक ही झटके से क्या हो गए, जो वर्ण का हमारा निर्माण हो गया वही क्या कहला दिया, अक्षर कहला दिया राम। तो राम में क्या हुआ, रा भी अचानक से निकला है, एक झटके से निकला है, माँ भी एक झटके से निकला है, राव माँ एक झटके से निकला, बना हमारा क्या बना, राम बना करता है। ठीक है ना दोस्तों। अब इस वीडियो के हम समापन की तरफ हम बढ़ते हैं और हिंदी की थोड़ा सा हम विशेष अगर इसमें जाने तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कई बार। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 52 है। ठीक है, 52 है। 52 में अब हम सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। मैं प्रॉपरली थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 52 है। तो 52 कैसे है, उन चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। पहला हमारा होता है स्वर होता है। स्वर में हमारा क्या क्या आता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ रिस ए ओ औ आता है। मतलब इसकी संख्या कुल कितनी है दोस्तों, आपकी 11 है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक आता है अनुस्वर, एक होता है विसर्ग। मतलब जो अंत में हमारा औ के बाद अन और हा आता है, तो जो अन हुआ करता है दोस्तों वो अनुस्वर होता है, और विसर्ग क्या होता है, जो लास्ट में आहा आता है। तो एक अनुस्वर एक विसर्ग, यानी एक एक संख्या इनकी। तो 11 एक 12 हो गया, 12 और एक कितना हो गया आपका, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 आपका हो जाया करता है। ठीक है, उसके बाद अब व्यंजन पे हम आते हैं। तो व्यंजन में अगर जो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, व्यंजन कौन से हैं, तो वो है का खा गा घा अंगा। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। ठीक है, फिर तालु से बोले जाने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5 है, चा छा जा झा या। वैसे ही हमारा मूर्धन्य से बोले जाने वाली जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो टा ठा डाढ़ा अड़ा है, ये भी 5 है। ठीक है, उसके बाद दांत से बोले जाने वाली जो व्यंजन है उनकी संख्या भी दोस्तों 5 है। कौन कौन से, ता था दा धा ना है। उसके बाद हमारे ओठ से बोले जाने वाले की संख्या कितनी है, ये भी 5 है, पा फा बाबा माँ है। और भी उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है दोस्तों, इसकी संख्या 4 है, या रा ला वा। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ये आपका शलजम वाला शा, षटकोण वाला सा, सफेरा वाला सा और हा, ये क्या होता है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। और संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों से मेल से बनते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी है, 4 है, छत्र ज्ञा और श्रा है। ठीक है, उसके अलावा आता है द्विगुण व्यंजन आया करता है। द्विगुण व्यंजन में कौन सा आपका होता है, डा और ढा हुआ करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर इन सबको हम जोड़ दें तो इन सबको जोड़ने का कितनी संख्या आती है, 39 आती है। तो यानी कि 13 ये 39 ये, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 52 हो गई है। ठीक है, ये जो मैंने बताया है हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में जरूर इसमें से क्वेश्चन बना करते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। इसके अलावा दोस्तों IQ मेंटर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन लेकर के आया करता है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर के साथ स्ट्रेटेजी के भी कवर कराया करते हैं, जो आपके आगामी UPSI, UP SSC की वैकेंसी, शिक्षक भर्ती और ये आपके राजस्व लेखपाल की वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम आपके लिए IQ मेंटर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आपका कंप्लीट GS कवर कराएंगे, और अभी हम इतिहास को हम आपके लिए कवर करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम सीटेट 2020 को कवर करने के लिए आप लोगों के लिए सीटेट सुपर 30 का भी सेशन लेकर के आ रहे हैं, और सभी कुछ आप लोगों के लिए निःशुल्क है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस चैनल पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। A lot to know and lot to discuss. Stay tuned with us on subscribe to our channel IQ Mentor. तब मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।